बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक साहब और एहतशाम अब्बासी। डीचो कत्लेआम का मंसूबा अभी सामने आया है, बेनकाब हुआ है और ये पाकिस्तान से नहीं, अमेरिका की मशहूर अखबार इंटरसेप्ट की वेबसाइट है ड्रॉप साइट। और इसमें बिल्कुल जिन्होंने साइफर की पहले स्टोरी लीक की थी और इनकी मालूमात दुरुस्त साबित हुई, अभी भी इन्होंने जो लीक इन्फॉर्मेशन, जो एहतजाज करने वालों को गोलियां मारने का मंसूबा 10 मराहिल में इंकशाफ किया है। ये कैसे बना, किस तरह सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया गया, व्हाट्सएप समेत। और 25 नवंबर की सुबह को ये मंसूबा ऑपरेशन ब्लड वाटर के नाम से शुरू हुआ। बरह रास्त इसमें ताकतवर लोगों की हायर चेन की तरफ से ये बत्तियां बुझाकर, दफातर खाली करवा के, खुफिया इदारों के नेटवर्क को इस्तेमाल किया गया, कम्युनिकेशन को जैम किया गया ताकि मुजाहिरीन आपस में राब्ता ना कर सकें, एक दूसरे को बता ना सकें। और अंधेरा होने की वजह से जो मोराल ख़त्म हुआ और यहाँ पर फिर आंसू गैस फेंक कर पूरा एक माहौल बनाया गया, पैनिक, भगदड़। और फिर बाकायदा तौर पर छतों से स्नाइपर्स ने निशाने बांधे गए और यहाँ पर ये कहा गया था कि सर में सिर्फ निशाना लगाना है, ये वेबसाइट के दावे हैं। और यहाँ मीडियम इसकी एक इन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो जिस्म से हरारत खारिज होती है, जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आती, इंफ्रारेड रोशनी के कैमरे इस्तेमाल करके, नाइट विजन गॉगल्स जिस तरह होती हैं। और इसका ये बड़ा सबूत इस वेबसाइट ने बाकायदा तौर पर नशर किया, बड़ी डिटेल में किया कि फिर उसके बाद अगला मरहला बरक रफ्तारी से जिना एवेन्यू पर सबूत मिटाए गए, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक़्त लियाकत बाग में हुआ। गोलियों के खोल उठाए गए, लाशें गायब की गईं, शहादतें मिटाई गईं और कोई निशान नहीं छोड़ना। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, उसमें नॉर्वे के चैनल हैं, बीबीसी हैं, अल जज़ीरा है, इन सब लोगों ने ये तमाम मंसूबा जो ऐनी शाहिदीन ने रिपोर्ट्स दी, एहतशाम अब्बासी भी वहाँ पे कवरेज कर रहे थे। फिर अस्पतालों से डॉक्टरों को खामोश कराया, मेडिकल रिकॉर्ड गायब हुए, ज़ख्मियों को हटाया। ये सारा एक प्रोसेस 10 स्टेप में वेबसाइट ने स्टोरी पब्लिश करके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को, बरतानिया, अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को, यूरोपीय यूनियन को, सबको टैग भी कर दिया। और इसके बाद टाइम मैगज़ीन, इकोनॉमिस्ट, इन सबको भी पता चला। ये बहुत बड़ा मामला बन चुका है और ये एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी हो रही है इस वक़्त अमेरिका में, जो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, उनके साथ बैरिस्टर एहतशाम है, कुछ और लोग हैं वहाँ पे जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। और ये भी एक बड़ा अहम मामला जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन्स इसमें बड़ी हद तक ज़ोर लगा रहे हैं। शंदाना गुलज़ार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और इसमें शहबाज शरीफ का ज़िक्र भी आया। और इसके अलावा अभी जो बड़ा अहम मामला जनरल फैज़ हमीद का जो केस है, अज़हर सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये इस पे तफ़सील से बताएँगे कानूनी मामलात पे। तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत बिलाशुबा दबाव में है क्योंकि सिविल नाफ़रमानी की जो खान की मुहिम और डेडलाइन जो खान ने 2 मुतालबात पे दी हुई है, ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? मेहमानों से इस पे तफ़सील से बात करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपका और एहतशाम आपका भी। अज़हर साहब आपसे ही शुरू करता हूँ पहले, ये जनरल फैज़ हमीद का मामला, जो बहुत बड़ा मामला है। सबसे पहले तो इनका मिलिट्री ट्रायल ये जो हो सकता है, ये किस एक्ट के तहत होगा और ये क्या मसला क्या है? बहुत शुक्रिया। देखें सभी ये एक बड़ा सवालिया निशान है कारकर्दगी के ऊपर, आपकी अहलियत के ऊपर। क्या आप 2.5-3 सालों में जनरल फैज़ हमीद का अगर मामला था, एविडेंस तो बहुत पहले की आ गई थी, डाटा भी आपके पास बहुत पहले का था। तो और फौजदारी में जब डिले है ना, वो बड़ा फैटल होता है, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। यानी ये बुनियाद ये अगर महकमाना कार्रवाई करने में आप ऊंच नीच कर सकते हैं, लेकिन फौजदारी प्रोसीडिंग में नहीं, चूंकि ये प्योरली फौजदारी प्रोसीडिंग तो है नहीं, कि फौजदारी प्रोसीडिंग का स्टाइल नहीं है, कानून शहादत ऑर्डर का उस तरह इतलाक नहीं, आर्टिकल 10 है राइट टू फेयर ट्रायल का इतलाक नहीं आपके, यानी। और जो जो अहम बात है ना, जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं पीर वाले दिन आईनी बेंच के सामने मौजूद था, जब मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल कि जो ऑलरेडी 9 मई के केसेस चल रहे हैं, वहां अदालत के सवाल बड़े पर्टिनेंट थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपने ये कैसे अपने पास केस ले गए और FIR दिखाएं। जस्टिस मुशर्रफ अली साहब ने कहा कि डेटा दिखाएं, आप सिविल लोगों के खिलाफ ट्रायल कैसे चला सकते हैं, हमें मुतमिन करें, बताएं, चीजें दिखाएं। क्या ये किसी कोर्ट में अमूमन होता ये है? मैं आज भी आपके सामने कहता हूं कि देखें होता क्या है। कई दफा दहशतगर्दी की दफात लगी होती है, आम कोर्ट में केस होता है, तो आम कोर्ट में केस चलता है, चलने के पास एविडेंस आती है, तो फिर कोर्ट का इख्तियार होता है, वो दहशतगर्दी की कोर्ट में भेज देते हैं। दहशतगर्दी कोर्ट का इख्तियार होता है, वो नॉर्मल कोर्ट में भेज देता है। तो यहाँ एक अगर ये करना भी था तो ये सारा मामले पहले एस्टेब्लिश होता कि क्या है। अब वो 3-4 तरह की अब जो बातें कही जा रही हैं, एक तो वो टॉप सिटी का जिक्र कर रहे हैं। टॉप सिटी का तो फौजदारी प्योर मामला था, वो पर्चा दर्ज हो गया होता, वो आगे जाते तो फिर आता। फिर 9 मई की बातें की जा रही हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद, अब ये चूंकि इंटरनल मामले हैं, मैं उनमें उस बारीकी से नहीं जाना चाहता, वरना तो
राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जा रही है। असल जो इशू है ना, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान की तरफ। और उसमें आपको याद होगा फैसल वाडा ने आकर जो तकरीरें की हैं, जो बताया है, और वो डर और खौफ किस बात का कि 26 नवंबर के बाद हालात बहुत टाइट हो गए हैं, इनके पास स्पेस कम है। अभी आप स्टोरी जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो अब करना क्या है, उसको इमरान खान के साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी एविडेंस तो कोई है नहीं ना। मैं मिसाल के तौर पर चले फर्ज करें जनरल फयाज हमीद सियासत कोई कर रहे थे, तो भी सियासत में कदगन तो आप लगा सकते हैं कि किसी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वैसे सियासत को कैसे रोक सकते हैं। वैसे आप कई आपके सामने जजेज हैं, वो जजेज हैं, कई रिटायर्ड जर्नल आते हैं, कई वो लोग आते हैं आगे, वो पार्टी के इजलासों में आते जाते रहते हैं, पार्टी में एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसी तरह अगर बाकी मामला देखा जाए, चले फर्ज करें यहाँ तो आइन के अंदर कदगन है ना कि 2 साल बाद आप किसी सियासी में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप ले लें तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, फौजदारी जुर्म तो नहीं है। पर यहाँ भी देखना पड़ेगा कि यहाँ फौजदारी जुर्म कैसे है। ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वायलेशन की मुख्तलिफ दफात के तहत ये चल रहा है, जो कि अभी तक चार्जशीट हम लोगों के सामने नहीं आई है। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो अभी भी डाउटफुल हूँ कि शायद फैज हमीद का भी यानी अगर आपने चार्ज कर दी है तो सजा, अब जो कि वहां राइट टू फेयर ट्रायल नहीं है, वो नॉर्मल शहादतें उस तरह से रिकॉर्ड होनी नहीं है, ना आपको मौका उस तरह से मिलना है अपना उसको उस एंगल से देखने का। तो अच्छा, वहां पर जी, सवाल यहाँ पे, ये मिलिट्री कोर्ट में चलेगा केस जहाँ पे 3-4 अफसर होते हैं, या ये कोर्ट में जाएगा बाकायदा तौर पर मामला? नहीं, कोर्ट कोई नहीं है, ये एक्चुअली फील्ड कोर्ट मार्शल होना है। और ओके। नॉर्मल वही है कि वहां एक ऑफिसर होगा, वो अब जो उनका अपना एक प्रोसीजर है इंटरनल फौजी ट्रायल करने के हवाले से, तो ये प्योर फौजी ट्रायल है, इसका अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अदालत की तर्ज पर बैठे तो होते हैं, लेकिन वो अदालत नहीं कहलाती, ना हम उसे अदालत की डेफिनेशन में लेकर आते हैं जी। अच्छा, और इसमें अज़र भाई एक और चीज़ ऐड कर दे, फिर एहतशाम के पास जाना है कि ये आमतौर पे इस तरह के ट्रायल जो खुफिया रखे जाते हैं, तो ये तो फिर चार्जशीट सामने नहीं आएगी, वो जो लगा दे इसमें, तो जनरल फैज़ के ऊपर सियासी अगर मामलात हैं, वो तो इमरान खान की हुकूमत गिराना हो, मरियम नवाज़ का मोबाइल हो, उनके साथ डील को रिहाई हो, नवाज़ शरीफ को बाहर निकालना हो, लंदन भेजना हो, तो ये सारे मामलात भी चार्जशीट है। और अगर वो कह देते हैं कि जनरल बाजवा मेरे साथ इसमें मुलविस था, तो फिर केस किस तरफ चला जाएगा? जनरल बाजवा को भी देखिए लाएँगे? ये बड़ा अहम मामला है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं है, इमरान खान के बारे में, इलेक्शन रिगिंग के बारे में अगर बात की जाती है, वो कहा जाता है कि जनाब अपना फॉर्म 45-47 तो अब की बात है ना, उनके दौरों के हवाले से वो जो बात कर रहे हैं आरटीएस सिस्टम 2018 को की। बिठाने का। फिर जनरल फैज यानी ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट बड़ी आम है कि बिल्कुल। अप्रैल 2019 में, अगस्त में अगर हुकूमत आई थी, फिर राब्ता हो गया, फिर वो एक्सटेंशन पे जो इनकी डिस्कशनें चलती रही, ये सारे मामले में अगर आप देखें तो ये तो सिर्फ नवाज शरीफ को निकालना, फिर वो बहुत अहम मामलात हैं, वो तो बात फिर किसी और सिमत की तरफ जाएगी। ये इतना आसान काम नहीं है अगर आप ये चैप्टर खोलना चाहते हैं ना। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है कि ना, जी। कल की हेयरिंग में यानी मंगल की जो हेयरिंग हुई, तो वहां गालबन वो एयर मार्शल असगर खान वाला केस भी लगा हुआ था। तो वहां अपना जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसमें बयान हल्फी लेना है जो प्रीमियर एजेंसीज वगैरह कि उनके उन्हें सियासी लेकर। सेल खत्म हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल। जो एकदम आईएसपीआर, मैं इसको किसी बदनीति के एलिमेंट में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन ऐसा यानी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि फौरी ये आईएसपीआर ने आकर ये बात कर दी। तो फिर ये डाउट्स तो क्रिएट करती है कि यहाँ कोई हालात ऐसी हैं जो कंट्रोल में नहीं। अब जो स्टोरी भी, आप इंटरसेप्ट की स्टोरी का मुझे नहीं पता था, अब जो स्टोरी आपने वो भी बता दी है, तो वो अगर आप सब जिनको कलेक्टिवली चीजें देखें ना, तो कहीं ना कहीं मसाइल तो बहुत नजर आ रहे हैं। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस्लामाबाद और हर सर्कल के अंदर कि शहबाज शरीफ जो है ना, नालायक तरीन वजीर आजम साबित हुआ है। और 26 वाले दिन ही जब ये वाकया हुआ, तो अपने स्टेटमेंट से उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मंसूब कर दिया। भैया आपका काम है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को सारे उनके कंधों पे डाल रहे हैं, सामने आके फेस तो कर नहीं रहे। तो इतना मुश्किल वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कभी पाकिस्तानी तारीख में मैंने नहीं देखा जितना इस वक्त आया हुआ जी। बिल्कुल, उन्होंने भी वैसे रिबाउंड कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो आईनी तौर पे उन्होंने बुलाया था। एहतशाम से पूछते हैं, ये डी चौक में मौजूद थे एहतशाम। एक तो खान साहब की आपको स्टेटमेंट्स भी आई हैं, आप कोर्ट भी कवर करते रहे खान के, आपको काफ़ी अरसा अडयाला जेल भी कवर की है आपने, और सबसे बढ़कर आप डी चौक में यानी शाहिद भी थे, जिसके अभी बहुत सारे अखबारात जो दावा कर रहे हैं।
तो ये पहले थोड़ा-सा बताएँ कि डी चौक में जो मामला था, वो आपकी ज़बानी शॉर्ट वर्ज़न उसका क्या है? जी, देखें एक तो आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी। एक तो ये चीज़ है कि बहुत सारे अख़बारात और जो हर लोगों का अपना-अपना वर्क है और उस मुताबिक वो बता रहे हैं कि कोई कह रहे इतनी डेथ हुई है, कोई कह रहे इतने इंजर्ड हुए। तो मैं जो पॉलीक्लिनिक गया मैंने अपनी आँख से देखा है कि ख़ास करके अनीस सत्ती, तो वो तो उस वक़्त जब मैं गया था पॉलीक्लिनिक तो वो मैं उसकी वीडियो बना के लाया था, उसकी डेथ हो चुकी थी। एक बंदे को गोली लगी है वहाँ पे, मैं वहाँ पे मौजूद था, उसको मैं खुद पॉलीक्लिनिक लेके गया हूँ। बल्कि मैंने अभी जो गवर्नमेंट जो एफआईआर दे रही है और मुझे बताया गया मेरा नाम भी है, तो मैंने उनको बताया पहले एक वीडियो भी बनाई थी, दोबारा बनाई कि मेरा नाम ज़रूर डालें, ताकि मैंने जो देखी चीज़ें मैं प्रूव कर सकूँ। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, आप मुझे उठाने-उठाने की कोशिश करें ना, हैरेसमेंट की बात की जाए तो जर्नलिस्ट ने सबने कहा तो मुझे कभी किसी ने हैरेस नहीं किया और ना मैं खुद भी कहता हूँ कि मुझे हैरेस करने की कोशिश भी ना की जाए क्योंकि मैं होता ही नहीं हूँ। बात ये है कि हमने जो फील्ड में देखा तो वो तो हमारा रिपोर्ट करना फ़र्ज़ है और उसके मुताबिक जो है बिल्कुल वहाँ पे गोलियाँ चली हैं और मैंने एक तहरीर भी लिखी है कि किस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ ने फ़ौज और अवाम को आमने-सामने खड़ा किया है कि 26 नंबर चुंगी से लेके डी चौक तक एक सिंगल मैंने पुलिस एहलकार नहीं देखा, ना पंजाब पुलिस, ना इस्लामाबाद पुलिस, ना एफसी, ना कराची से आए लोग, कोई भी नहीं देखा। मैंने देखा वहाँ पे रेंजर खड़ी थी, सामने आम लोग थे, आम शहरी थे, पुरअमन थे, पेशावर से निकले, कराची, हैदराबाद, गिलगित, स्कर्दू, हर जगह से लोग आए पेशावर से। उन्होंने एक गमला तक नहीं तोड़ा। फिर वो जब वो पहुँचे डी चौक, तो वहाँ पे उनको गले भी लगाया गया। फिर कंटेनर से एक बंदे को रेंजर ने गिराया नीचे। फिर वहाँ पे मेरी वीडियो है जिसमें वो एक फ्रेंच मीडिया ने भी चलाई है कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि यार ये ऐसा भी होता है। 13 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो ये मुझे आइडिया नहीं था कि सीधी-सीधी गोलियाँ चलाई जाएँगी। तो मैं अपने उसमें वो खड़ा होके उनके करीब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? क्या आपके वो सीधी-सीधी गोली चला रहे हैं वो। मैंने सुना, मैंने कहा यार ये शेल की आवाज़ और गोली की आवाज़ में फ़र्क है। तो बिल्कुल वहाँ पे गोली चलाई गई और उन लोगों के पास ना किसी के पास गन थी, मैंने नहीं देखी। ना मैंने किसी के पास शेल वाली कोई चीज़ देखी है। फिर वहाँ पे करीब जो हॉस्पिटल है जहाँ पे, क्योंकि मैंने ये जो रिपोर्टिंग की है ये ज़्यादा जो मेरी जो वीडियोज़ हैं, वो है चाइना चौक की। चाइना चौक से हार्डली 1 डेढ़ मिनट की अगर वॉक आप करें तो सामने पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है। यहाँ से हुँ। जो भी ज़ख्मी होता था, जो भी जिसकी भी डेथ हुई है वो सीधा पॉलीक्लिनिक। अब पॉलीक्लिनिक की जो सीसीटीवी फुटेज है, वो अगर ये दे दें, तो उसमें साबित कर दें कि शाम झूठ बोल रहा था। मैंने तो कहा मुझे डी चौक में जाके ना पत्थर मारे मुझे पकड़ के, ताकि कोई नहीं, नहीं। जर्नलिस्ट दोबारा ऐसा नहीं बोले। हम तो अच्छा तैयार ये हैं। जी, एहतिशाम ये बताएँ जब आप पहुँचे इन हॉस्पिटल्स में तो वहाँ डॉक्टर्स के क कहा जा रहा था ये बहुत सारे बीबीसी के सब नुमाइंदों की रिपोर्ट थी कि किसी से बातचीत भी नहीं करने दे रहे थे, वहाँ पे डाटा भी चेंज किया जा रहा था। तो आपने भी ऐसी कुछ चीज़ें देखी थी? नहीं, मैं तो देखिए स्टार्ट में गया हूँ ना, जब मैं उस अच्छा वक़्त तो स्टार्ट में आप गोली लग रही थी, ज़ख्मी हो रहे जा एक मेरी एक वीडियो है, जिसमें एक ज़ख्मी को मैं जी, जी, पॉलीक्लिनिक लेके मैंने गया हूँ, देखी ठीक है। है? हाँ, वो मैंने वहाँ पे वो डॉक्टर उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, वहाँ मेरा उसमें पड़ा हो गया। मैंने कहा, "क्या हो गया यार, ये हमारे मुल्क का शहरी और लग गई है गोली इसको।" उन्होंने कहा, "आप अंदर आके देख लें।" मैं अंदर गया हूँ, वो तकरीबन 20 बाय 25 या 30 का क रूम है, उसमें एक दूसरे के ऊपर बंदे पड़े थे, हर बंदा ज़ख्मी था, अनीस सत्ती उस वक़्त उसकी डेथ हो चुकी थी। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये मुझे आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, मैं इसको साबित करने के लिए तैयार हूँ। कोई बिल्कुल ठीक। आपको हुकूमती वज़ीर जो अच्छा जो मैंने ये अपनी बताएँ आँखों से देखा। एहतिशाम अभी जो तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो नंबर्स भी दे रहे हैं, हुकूमत तो ख़ैर कहती है एक बंदा भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ आज भी कह रहा था हमारे पास ना लाशें हमने देखी, ना हम जनाज़े देखे, ना वुरसा देखे। हालाँकि गूगल ड्राइव में तहरीक-ए-इंसाफ ने सारा डाटा डाल दिया है, लेकिन वो देखना नहीं चाहते। अब ये मामला आपके ख़्याल में तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जो है वो इसे जो डील कर रही है वो ठीक तरीका है? आप उसको कैसे देखते हैं सारे मरहले को? वो तो कहीं और ही डील कर रहे हैं भाईजान। बात ये है कि इमरान खान पीटीआई सिर्फ़ इमरान खान है, जो मैंने देखा है। बाहर ये ना इन्होंने बहुत लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। अभी पेप्स में अभी भी ज़ख्मी पड़े हुए हैं, जिनके लवाहिकीन बाहर जाते हैं तो पुलिस उनको उठा लेती है, ब्लैकमेल करती है। उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। केपीके में जाके टिकटॉकें बना रही है। बात ये है कि इनकी क़यादत की इंतहाई नाअहली है और ख़ास करके बैरिस्टर गौर, मैं नहीं कहता वो कोई गद्दार है सारा, ये बुज़दिल हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब आपके लिए वो बहुत बड़े डॉन होंगे, एक लंबी गाड़ी में आते थे, उनकी टिकटॉक बनती थी बहुत खूब। वो जैसे मिथुन आता था ना तो वो इंडियन डॉन, बिल्कुल। तो लोग वो इस तरह उतरते थे, लेकिन वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि लदे हुए दाँत का जब आता है ना पाँव, तो फिर पता जी। चलता है कि बंदे के अंदर कितनी जान है। जब उनके ऊपर पाँव आया तो पता चला वो ठुस कर गए। बात ये है कि ये जंग है हक और सच की। मैं एक आम सा बंदा हूँ, हमारे पीछे कौन सी कोई मैं मेरे पीछे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर अल्लाह, मैं सिर्फ अल्लाह की ताकत है और मैं डट के खड़ा हूँ, कसम खुदा की मुझे ये पूरे सारे घसीट के ले जाए ना, मेरे से नहीं चेंज करवा सकते। मैंने जो देखा है, आप मेरे अल्लाह यहाँ पे महफूज़ रखे। रखें, मैं मुझे नहीं चेंज करा सकते, क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। ये इतने बड़े-बड़े लोग हैं, इनके पीछे इतने बड़े-बड़े सेटअप हैं और ये मौके से गायब हैं। अभी तक इनकी तरफ से कोई सीरियस चीज़ नहीं ली गई। ये जो इनके लोग मिसिंग हैं, ये मिसिंग का क्या मतलब है? ये कहाँ पे हैं? ना इस्लामाबाद के थानों में, ना पिंडी के थानों में। फिर यहाँ पे इतनी बड़ी बात कि अगवानी आगे अगवानी, 11,000 लोग गिरफ्तार किए हैं पंजाब पुलिस ने, ठीक है? उसमें टोटल 60 अगवानी निकला है।
यार क्या है, सारे अगवानी है, जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करता है वो अगवानी निकल आता है। तो इसमें पीटीआई की क़यादत की नाअहली है, लेकिन मौका ये ऐसा है कि मैं अब उन पे तनकीद करूँ, ये ज़्यादती है। उनको ठीक करना चाहिए अपने आप को, लेकिन वो एक मज़लूम जमात है। सवाल यहाँ पे एक ही है पूरी कौम का कि गोली क्यों चलाई? मैंने हमेशा सख्त से सख्त एहतजाज यहाँ पे कवर किए हैं, शेलिंग देखी है, लाठीचार्ज देखा है, सब कुछ, लेकिन ये नहीं देखा कि आपने लोगों को बुला के सीधे-सीधे उनको फायर मार दिए। मेरा सवाल ये है, क़यादत पे हम तनकीद पहले भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ़ रियासत पे है कि आपने गोली क्यों चलाई? उन लोगों पे चलाई, मैं हल्फ़न कह सकता हूँ कि उनमें से एक बंदे ने भी पूरे उस जिनाह व्यू में एक पत्ता तक नहीं तोड़ा और आपने उनको गोलियाँ मार दी। एक मैं आपको ना एक चीज़ और ऐड कर दूँ, हज़रत सदीक़ साहब मेरे सीनियर हैं, वो पहले बात कर चुके हैं। ये जो फैज़ हमीद वाला मामला है ना सर, ये मामला इस वक़्त इसी चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए है। फैज़ हमीद को ना पहले कुछ कर सका है, ना अब कर सकेगा। फैज़ हमीद की अभी भी बहुत ताकत है। हम तो क्योंकि थोड़ा बहुत उनको रूटीन में यहाँ से जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो फैज़ हमीद वाला मामला है ना, आज फैज़ हमीद को सज़ा हो जाती है, तो अभी जो सियासत कर रहे हैं, कल उनको नहीं होगी। ये बिल्कुल। बच्चों की बातें, मैं छोटा-सा बच्चा हूँ जी, हज़रत सदीक़ साहब के सामने तो काफ़ी मेरी उम्र कम है। मुझे समझ आ रही है कि ये एवें ही ये चलिए फैज़ अज़हर हमीद साहब से पूछते हैं, अज़हर साहब से पूछते हैं जी, अज़हर साहब से पूछते हैं। अज़हर भाई ये बताएँ कि ये जो अभी मामला खान ने तो बारहा कहा है मिलिट्री ट्रायल मेरा लेके जाना चाहते हैं। अब फैज़ हमीद साहब ज़ाहिर है वो वादा माफ़ गवा नहीं बन रहे जिसलिए चार्जशीट हो रहे हैं। तो अगर फैज़ हमीद साहब के साथ इमरान खान कोई नत्थी करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह आपको लगता है बराह रास्त ये जो सिविल नाफरमानी, फॉरेन रेमिटेंस और खान के जो मुतालबात हैं, ये इसी तरफ है और इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये चीज़ें कामयाब होंगी? सिविल नाफरमानी, फॉरेन रेमिटेंस का देखिए, मामला अगर एक बात तो एक बात तो ज़हन में रखें ना कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी एक मौत है इन सब के लिए। यानी अगर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल है, बड़े रास्ते कम मिलेंगे और जैसे एहतशाम ने बात की है, अगर ये दरवाज़ा आज आप खोलेंगे, तो पिछले 70-80 सालों से जो कुछ हो रहा है, फिर सारे दरवाजे खुल जाएँगे और एक लिहाज से फिर अच्छा है, बेहतर हो जाएगा, आइंदा बंद हो जाएँगे कम से कम आइंदा से बंद हो जाएँगे। लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट इस मामले को इस हद तक लेके जाए। जहाँ तक इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करने के लिए बातें हैं, तो वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है को पिटीशन फाइल की थी कि मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है, तो बाकायदा उन्होंने कहा था कि इजाजत से लेकर जाएँगे, ऐसे नहीं जाएगा काम। तो अगर मिलिट्री कोर्ट में भी लेकर जाना है ना, तो 9 मई में तो कोई वजह नज़र आती नहीं है। कोई अब तक 5 वर्जन आ चुके हैं, उसमें 5 मुख्तलिफ बयानात बदल चुके हैं। वो जो जज साहब जो कि सीट खाली थी, नए-नए आए थे, जिन्होंने ज़मानत मंसूख की है, वो तो हाई कोर्ट से ज़मानत इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हो जानी है। अभी कोई खातर ख़्वाह वजह नज़र नहीं आती। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूँ, जी। देखिए मैं चूँकि पाकिस्तान अवामी तहरीक का वकील हूँ और जो मॉडल टाउन सानिया हुआ था, उसमें फौरी तौर पर दरख्वास्त दे दी गई थी अंदराजे मुकदमा की। वो उनके नाज़िम आला जवाद की तरफ से दरख्वास्त दे रही थी अंदराजे मुकदमा की। वो उन्होंने दरख्वास्त मुकदमा दर्ज ना किया, पुलिस ने अपना मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर हाई कोर्ट गए, सेशन कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे, तब मुकदमा दर्ज हुआ, फिर इस्तगासा भी दायर हुआ। यहाँ जो बात एक बड़ी बात कही जा रही है और मेरे पास भी उसका जवाब नहीं है कि लवाहिकीन जितने हैं उनकी तरफ से या किसी की तरफ से अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त एक जानी चाहिए। अगर नहीं दर्ज करते तो आपके पास इस्तगासा की रेमेडी मौजूद है। अब जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए जहाँ हुकूमत पे निसार किया जा रहा है, 9 मई का आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एतराज उठा दिया है और जुडिशियल कमीशन बनने के हवाले से बातें इधर भी जा रही हैं। तो चीजें जिस तेजी से आगे बढ़ रही है ना, ग्राउंड के ऊपर कुछ अच्छा अज़हर काम भाई होने ये जो बहुत जरूरी है। एफआईआर जी, अज़हर भाई ये जो एफआईआर है ये लवाहिकीन करवाएँगे या जिस तरह बैरिस्टर गौर कह रहे थे आज, आपके ख्याल में जो मॉडल टाउन का जो मामला आपने बताया अवामी तहरीक का उसमें तो उन्होंने नहीं करवा खुद करवाई थी। तो अभी हाँ, वो लवाहिकीन खुद करवाएँगे या पार्टी? देखिए लवाहिकीन के पास भी रेमेडी मौजूद है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी रेमेडी मौजूद है, वो भी आ सकते हैं, लेकिन इन्हें डिले नहीं करना चाहिए। एज अर्ली एज पॉसिबल बाकायदा दरखास्त देकर इन्हें आगे आना चाहिए। फिर कई लोगों का मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुझे भी कई गिला करते हैं, भाई हमसे तो झूठ नहीं बोला जाता यार, हमसे तो सच बात करते हैं कि बात जो तो सच है। हालात है बात है कि ना बिल्कुल। फ्रंट लाइन पे आके खेलना है तो आप आए। और जुडिशियल इंक्वायरी के हवाले से यानी किसी ने मुझे कहा कि यार तुम दरखास्त दे दो, मैं कहा यार मैंने दरखास्त बना दी है, अब मैं मुद्दई ढूंढ रहा हूँ। सच्ची बात बताऊं आपको, मैं मुद्दई ढूंढ रहा हूँ कि कौन आए मुद्दई, ताकि मैं जुडिशियल इंक्वायरी बनाने की दरखास्त है ना बकायदा। मैं तो आपको पता है कि ये जी, जी। अपने मैं ज़ाब्ता हर रिकॉर्ड इशू है। को अपने तक उठाता रहता हूँ, कोई मामला हो। अभी आप तो अभी कभी आप ह्यूमन सिंपल सी राइट्स बात का है।
अज़हर भाई आपको तो ह्यूमन राइट्स का भी अवार्ड भी इसीलिए मिला ना, ये जो आप इंसानी हकूक़ के लिए करते हैं यस। पिटीशंस आप, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अच्छा ये इसे पूछते हैं एहतशाम भाई से भी पूछते हैं ये चीज़, इसके साथ फिर आपसे मैं जोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को। ये जो मामला एहतशाम नज़र आ रहा है अभी सामने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का या एफआईआर का मामला, और ये आपको लगता है कि ये सिविल जो बायकॉट इमरान खान ने भी 2 मुतालबात किए हैं और सिविल नाफरमानी की मुहिम है, ये कितनी कामयाब हो सकती है? जिससे क्या कोई खतरा लग रहा है इन्हें बहुत ज़्यादा? सॉरी आपका माइक एक सेकंड। चलो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। एक बात मैं ऐड कर लूँ कि लवाहिकीन की बात आ रही है ना, कि लवाहिकीन पहली बात है वो बैरिस्टर गौर की ना उसने गलत रिपोर्ट की, वो हमारी रिपोर्टर है किरण, तो मैंने भी गुस्सा मुझे चढ़ गया था कि भाई ये किस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन वो मैंने सुना तो उसने कहा वो करवा सकते हैं। तो बात ये है कि इस चीज़ पे आप फ़ोकस करें, और अज़हर भाई बड़े सीनियर आप भी हैं लोग, वही लवाहिकीन वो आपके लिए आके डी चौक में जाने भी दें और जाके वो एफआईआर भी खुद करवाएँ। ये कोई करने वाली बात ही नहीं है कि लवाहिकीन, हुँ, वो लवाहिकीन यहाँ पे पिम्स में बंदे एडमिट हैं, उनका कोई बंदा है उनका लवाहिकीन, वो मेडिसिन लेने जाते हैं वो वापस मिलते नहीं है। तो वहाँ जाके वो भी इस्लामाबाद और पिंडी में अपने दरख्वास्तें देंगे और उनकी एफआईआरें होंगी। ये बड़ी फ़ुज़ूल सी बात है। इसमें पार्टी को स्टैंड लेना पड़ेगा। लोग आपके लिए जानें दे रहे हैं, लोग आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो आप उन पे बर्डन ना डालें। वो अलग बात है कि अनीस वाला मसला है। मैं भी उस इलाके अंबरी से हैं, ठीक है, पहाड़िये हैं। हुँ, हम तो डरते ही किसी ने से, मैं तो अमेरिका में कोई बंदा बैठा हो तो उसके खिलाफ भी एफआईआर कराने के लिए तैयार हो जाऊँगा। हम हैं ही लड़ाके, लेकिन सारे लोग सही ऐसे नहीं हैं। लोग नहीं है, बेचारे सही कह गरीब रहे हैं। लोग हैं। तो दूसरी आपने सिविल जो बात नाफरमानी और की, बायकॉट की हाँ, मुहिम, इसे कैसे देख रहे हैं एहतशाम? उसमें बात ये है कि पीटीआई की जो भी क़यादत है ना, वो राज़ी नहीं है। और ये मैं 100% आपको बता रहा हूँ। वो इमरान खान को भी जाके अंदर यही कह रहे हैं। वो अलग बात है कि अंदर से खान तो मान नहीं रहा। ना वो ये उसको ग्वांतानामो बे जेल में डाल दें। अभी जो बशर अल असद की जेलें वो निकली हैं ना, उसमें भी खान को डाल देना। इमरान खान को ये नहीं तोड़ सकते। ये मैं आपको बिल्कुल, 100% बता रहा हूँ। कोई शक लेकिन वो जो बाहर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं, उनको डर ही यही है कि खान बाहर आएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएँगी। वो किसी भी चीज़ में सीरियस नहीं है उस तरह से। बाकी खान साहब का आप देखें पीटीआई है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाती है। एक बायकॉट की वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि आपकी सोच है। अब वहाँ पे उनके तर्जुमान आके बता रहे नहीं, नहीं इसके लिए पैसे जाते हैं, उसके लिए पैसे जाते हैं। हम भी बार-बार कह रहे हैं कि ये सारी मुहिम, सारी चीज़ें खत्म हो सकती है तभी जब इमरान खान को आप बाहर निकालेंगे। बेगुनाह कैदी आपने रखे हुए हैं, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हो गई हैं, हाँ, एजाज चौधरी हो गया, उमर चीमा, ये लोग, इन लोगों ने क्या गुनाह कर दिया है? मैं अभी चैलेंज करता हूँ, 9 मई एक झूठा ड्रामा था, एक फ्रॉड था। सबको पता है। वो नून लीग के लोग उसमें मुलव्वस हैं। अगर फैज़ हमीद को सज़ा होती है, तो आप देखेंगे कि सब नून लीग के लोग पकड़े जाएँगे। इन्होंने ये सारी करतूतें की हुई हैं। आपने पीटीआई बिल्कुल के सही। बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं। जी। तो वो अज़हर भाई आखिरी पार्टी सीरियस इम्पोर्टेंट होगी तो जी, जी। कामयाब होगा। जी, आखिरी इम्पोर्टेंट सवाल इख्तिताम की तरफ है। अभी ये बता दें कि अभी आपको लगता है कि खान की रिहाई ये मुतालबात तस्लीम करेंगे, या ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के हलफ की तरफ चला जाएगा, जब तक कोई प्रेशर दबाव नहीं आएगा, ये सिविल नाफरमानी देखिए का हो? ये जी, देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रम्प की हल्फ से पहले करना चाहते हैं। ये ज़हन में रख लें। ये जी, दूर-दूर यानी मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जो कि उसने कहा है वायलेंस पसंद नहीं, शिद्दत पसंदी मुझे पसंद नहीं है, शिद्दत पसंदी के खिलाफ चलना चाहता है। आते ही उसने कैपिटल हिल का ऐलान कर दिया, आते ही उसने कैपिटल हिल के लोगों को माफ़ी दे देनी है। अब सरेआम उसने आकर ऐलान कर देना है। यानी वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें लेकर आ रहा है। ये एक जो अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं इमरान खान साहब जो कि अब बहुत करीब आ चुके थे रिहाई के, अब उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करना है। ये जो 190 मिलियन पाउंड का 342 का स्टेटमेंट सारा अगर आप देख लें उठाकर, कोई एविडेंस नहीं है, वो सीधा-सीधा बरियत का केस है। और अब लेकिन ये सजा देने की कोशिश करेंगे उसमें कि इमरान खान को अंदर रख सकें, लेकिन कितनी देर रखेंगे आगे उसको? सस्पेंशन उसकी भी आगे हो जानी, कितना लंबा लेके चले जाएंगे? 9 में भी जमानतें हो जानी है, तो आगे उनके पास कोई नहीं है, तो इसलिए ये ग्राउंड एक तैयार की जा रही है। फिर 26 नवंबर में भी लगा, लेकिन 26 नवंबर में एक और बात बता दूं आपको, सिविल जी, नाफरमानी इनकी कामयाब हो जानी है। ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसमें आप भी इस बात के गवाह हैं कि वो खुद जाते हैं, यानी पाकिस्तान बिल्कुल, तहरीक इंसाफ चाहे या ना चाहे इमरान खान को इन्वॉल्व करे, आप जो कि उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी खुद चाहते हैं कि ये सारा मामला जो है ना ऐसे खत्म नहीं होना, ह्यूमन राइट की वायलेशन खत्म नहीं होनी है। वो खुद चाहते हैं कि बहुत हो गया, ये खत्म हो। तो ये इसलिए, और अरे डरना क्यों है इस बात का भाई? आप हुँ, 9 मई की और अपना 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, ऐलान कराएं, इसमें क्या अर्ज है? जहां तक जो बेगुनाह है वो जेलों में रखने वाली है, वो गुफ्तो शरीद हो सकती है। पता तो चले ना कि एक पे आपका हो गया, आप वाकई सीरियस हैं। आप सीरियस नहीं है। अगर आप सीरियस होते, और वजह ये है कि जिस दिन जुडिशियल इंक्वायरी हुई है सारा हुआ, तो नून लीग के जो लोग हैं जो 9 मई में इन्वॉल्व थे, जो गए किया सारा, वो बहुत ही सारे पहुँच जाएँगे। किरदार आपके सामने आएंगे, वो तकलीफ दे होंगे वो। बिल्कुल। एहतशाम आपकी क्या राय है? ये जो मामलात हल होंगे, खान की डिमांड मान लेंगे लोग, या
सिविल नाफरमानी की तरफ खान जाएगा की मामला? डिमांड सर मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान अंदर बैठ के ना, तो मैंने एक बात की थी आज दिन को भी कि इमरान खान अंदर बैठता है, बैठ के कहता है कि भाई सारा मुल्क बंद कर दो। भाई उसके लोग निकलते ही नहीं है, गवर्नमेंट खुद बंद कर देती है, और गवर्नमेंट बड़ी ताबेदार है उसकी। मेरा इस्लामाबाद ऐसे बंद होता है कि चिड़िया भी नहीं गुजर सकती। खान अंदर बैठ के मुल्क बंद कर देता है, खान अंदर बैठ के मुल्क खोल देता है। मैं आपको बताऊँ कि मैंने जितने भी इमरान खान के देखे जलसे सारे, जो अवाम मैंने इस बार देखी, मैंने नहीं देखी। G9 से लेके डी चौक तक मैंने सर ही सर देखे। और मैं आपको बताऊँ ये गोलियाँ ना चलती ना, तो मैं आपको बताऊँ कि आपके यहाँ पे कुछ माहौल ही कुछ और होता है। लेकिन गोली के आगे कोई भी नहीं खड़ा होता। ज़ाहिर है पीटीआई वो ने ये तो। कामयाब एहतजाज किया, और आगे भी इमरान खान जो भी ऐलान करेगा वो कामयाब होगा, क्योंकि लोग उसको दिलो जान से मानते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि किसी लीडर के लोगों ने सीने पे गोलियाँ खाई, एक बंदे की कमर पे गोली नहीं लगी, सबके सीने पे गोली लगी है। तो इमरान खान की हर बात मानेंगे, लेकिन एक आखिरी बात मैं करूँगा कि ये मेरा मुल्क है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई सिविल नाफरमानी या कोई ऐसा मामला हो। मैं बिल्कुल, चाहता हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चले, और उसका हल यही है कि इनको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। ट्रंप आए, ना आए, जो मर्ज़ी, इमरान खान के केसेस तकरीबन एंड है। इनको बिल्कुल, इमरान खान को निकालना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। बिल्कुल सही। अज़हर भाई आपका और एहतिशाम आपका, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन लोगों तक रखी। इंशाल्लाह विल बी टच, दोबारा आपसे ज़रूर ज़हमत दूँगा। थैंक यू सो मच।